भौगोलिक घटना को, एक ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स को वहाँ पर किस तरह से राजनीतिकरण उसका किया जाता है। बात है एक्टिविज्म का नाम लेकर के अपने एजेंडा को साधने की। जोशीमठ में भी वही हो रहा है। उन लोगों का दर्द तो एक बार के लिए समझा जा सकता है जिनके घरों पे निशान लगा दिए गए हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं जो इस पूरी त्रासदी को भी भुनाना चाह रहे हैं। भारत सरकार ने तो चीन को भारत दे दिया है, नेहरू ने दिया था या नहीं उस पर बात नहीं हो। तो जहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे मोदी जी रेलवे नहीं ले जा रहे हैं, वहाँ क्या पहाड़ नहीं दरक रहे हैं। ये हमारे पर्यावरणविद ये बातें क्यों नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक वो नया सुकरात, कांग्रेस का सुकरात सड़क पे उतरा हुआ है, राहुल गांधी। उसकी यात्रा पता नहीं क्यों उत्तराखंड को टच नहीं कर रही है। विस्थापन की बात के वक्त उन लोगों को उसी लेप्चा नाम की जगह से 50 किलोमीटर दूर कहीं ले जा करके बसा दिया गया, और कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी का जो शासन था उस वक्त, उन्होंने उस जगह का नाम चंडीगढ़ रख दिया। तो कांग्रेस कुछ इस तरह से विस्थापित किया करती है लोगों को। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। गोदी मीडिया आपको ये बात नहीं बताएगी, लेकिन इस पृथ्वी से डायनासोर के खत्म होने का कारण मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही कुछ ऐसे हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चर्चा में आए थे, कुछ रोड प्रोजेक्ट, चार धाम प्रोजेक्ट चर्चा में आए थे, जिनकी वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। गोदी मीडिया आपको ये सब बातें नहीं बताता है, इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विलुप्त होने के कगार पे खड़ी हैं। जोशीमठ के बारे में आप काफ़ी समय से सुन रहे होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं। स्थानीय लोगों का जो दर्द था, विस्थापन से लेकर के भूदशाओं के लेकर के, या फिर उनके जो घर हैं, मकान हैं, उन पे दरारें, उन पे निशान मारे जाने तक, जो भी भावनात्मक चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो भी दर्द है जोशीमठ का, वो सब हम लोगों के सामने है। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं। ये पिछले साल से आपने देखा होगा, चार धाम रोड प्रोजेक्ट को लेकर के जब PILs लगती हैं या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि ये तुम लोगों के खिलाफ है, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या विकास कार्य की वजह से आप लोगों का सामाजिक जनजीवन इस हद तक प्रभावित होने जा रहा है। जब आपको कुछ लोग आकर के ये बात बताते हैं, तब ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसके बैकग्राउंड में कौन लोग काम कर रहे हैं। स्वर्गीय बिपिन रावत ने जब 2.5 फ्रंट की बात की थी, तो इसमें 2.5 फ्रंट क्या है। एक तो वो शत्रु हैं जो हमारी सीमा के पार हैं, लेकिन 0.5 में वो लोग आते हैं जो हमारे और आपके बीच रहते हैं, हमारे और आपकी जैसे दिखते हैं और वैसी बातें करना जानते हैं, जिससे वो समाज की त्रासदी, समाज की जो ट्रेजेडी है, उसको भुना करके अपना हित साध सकें। इसको एक्टिविज्म नाम दिया जाता है। अक्सर सब कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है, लेकिन हमें और आपको ये जताया जाता है कि हम आपके हित की बात कर रहे हैं। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो जोशीमठ में इस टाइम पूरा इकोसिस्टम एक है जो एक्टिवेट हो रखा है। इस बयान को आप सोचिए कि कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण है। जब जोशीमठ जैसी जगहों पर हम आते हैं और देखते हैं कि कई किस्म के लोग वहाँ पर अपना अड्डा बना लेते हैं, एक भौगोलिक घटना को, एक ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स को वहाँ पर किस तरह से राजनीतिकरण उसका किया जाता है, मुख्य मुद्दे को, जो स्थानीय लोग हैं उनके मुद्दे को पीछे छोड़ करके कुछ और ही बातों को आगे ला दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे रोड बन रही हैं, स्थानीय लोग इस वजह से बहुत खतरे में आने वाले हैं, लेकिन जो बातें वो आपको नहीं बताते हैं उसके बारे में जनरल CDS रावत कह कर गए साल 2017 में। सब कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। वहाँ पे अगर ये क्रोनोलॉजी आपको बताई जाए, ऐसे इन चेहरों का अगर लिंक जोड़ा जाए, अगर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये विकास या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोगों को भड़का करके अपना कोई हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों के हित दूसरे हैं। अभी मैं रवि चोपड़ा जैसे लोगों का नाम लूँगा जो पर्यावरणविद बने बैठते हैं, और चारधाम प्रोजेक्ट से लेकर के जोशीमठ तक में इनका इन्वॉल्वमेंट, या PIL एक्टिविस्ट इनको अगर मैं कहूँ, तो इन सब का रोल थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ आने लगेगा। बात है एक्टिविज्म का नाम लेकर के अपने एजेंडा को साधने की। जोशीमठ में भी वही हो रहा है। ये रवि चोपड़ा गैंग जैसे लोग जो भी हैं, ये PIL एक्टिविस्ट, पर्यावरण के नाम पे पर्यावरण के हित की बात करने वाले या लोगों के हित की बात करने वाले लोग ये दिखते हैं। ये 0.5 फ्रंट में हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी वजह भी है, कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है। आप देखिए, आप चार धाम रोड प्रोजेक्ट की आप बात करिए। चार धाम रोड को बनने से रोकने के लिए कितने प्रयास नहीं किए गए, कितनी PIL नहीं डाली गई। इसमें रवि चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी वाइफ अमेरिकन सिटीजन है, जो जो बाइडेन की वोटर हैं। वो लोग उत्तराखंड और इसके पर्यावरण की हित की बात कर रहे होते हैं। अभी अगर जोशीमठ में मैं वापस आऊँ, जोशीमठ में अतुल सती जैसे कॉमरेड्स, जिन्होंने कि साल 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, वोट भले ही इनको 366 पड़े थे। अब हो सकता है कि 2024 आ रहा है तो इनके कुछ अपने और स्वार्थ हों, अपने इनके ध्येय हों, लेकिन कम से कम जोशीमठ के बहाने अतुल सती तो
अच्छा खासा इनके फ्रंट पेज पे फ़ोटो भी छप रही हैं, टीवी चैनल पर भी जाना हो गया है। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी से नाता रखते हैं और इस वक्त जोशीमठ में जो कुछ भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके सबसे बड़े नायक के रूप में इनका नाम लिया जा रहा है। वीडियो देख रहे होंगे आप, कैमरा लोगों का बाद में खुल रहा है, इनके आंसू पहले आ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना तो वो लोग भी, उन लोगों का दर्द तो एक बार के लिए समझा जा सकता है जिनके घरों पे निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं जो इस पूरी त्रासदी को भी भुनाना चाह रहे हैं अपने एक्टिविज्म के नाम पर, अपने एजेंडा के नाम पर। अब इन डॉट्स को आप कनेक्ट करिए, अतुल सती वहाँ पर है, कांग्रेस लीडर्स वहाँ पर हैं, कुछ प्रशासन के भी ऐसे लोग वहाँ पर हैं जो जिनके फेसबुक और ट्विटर पोस्ट आप देखते होंगे कि मोदी हेट्रेड और कांग्रेस का समर्थन, दो चीज़ें इनमें बहुत कॉमन है। लोग भी तुम्हारे, विरोध करने वाले भी तुम्हारे, शांत करने वाले भी तुम्हारे और भड़काने वाले लोग भी तुम्हारे। तो जोशीमठ में जो स्थानीय लोग हैं, जो नाम और जो इन चेहरों को पहचानते हैं, वो तो सब कुछ जान रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो जोशीमठ में भी आ रखी है वो ये है कि विकास कार्यों को क्यों इतना ज़्यादा अटैक उनको किया जा रहा है कि यहाँ से रोड बन रही है, यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट, यहाँ पे रेलवे। उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो चीन से भी लगी हुई हैं, ये सभी लोगों को पता है। सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड एक बेहद संवेदनशील राज्य है, प्रदेश है, और इस नाते इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको अगर आप देखेंगे कि ये बेहद संवेदनशील से, अगर इसकी बाउंड्री से लगे एरिया में आप देखेंगे तो चीन वहाँ पर बहुत भारी किस्म का निर्माण कर रहा है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वो तैयार कर रहा है सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जबकि भारत के भीतर बैठे हुए लोग भारत सरकार के विरुद्ध हैं कि आप वहाँ तक सड़क ही मत ले जाइए। अगर वहाँ पर बढ़िया सड़कें नहीं जाएंगी तो आर्मी की वहाँ पे भारी वाहन और भारी टैंक, गोला बारूद नहीं जाएगा। अगर वहाँ पर सड़कें नहीं जाएंगी तो सरकार, भारत सरकार अपनी तैयारियाँ उस तरह से सीमा पर नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा, जो आप वही जिस पर राहुल गांधी भी बयान अक्सर देते रहते हैं कि भारत सरकार ने तो चीन को भारत दे दिया है। नेहरू ने दिया था या नहीं उस पर बात नहीं होती, लेकिन आज के टाइम पे ज़रूर कहा जाता है कि मोदी सरकार ने, भारत सरकार तो छोड़िए, मोदी सरकार ने भारत चीन को दे दिया है। ये बयान आप देखते होंगे। तो भड़काने वाले लोग तुम, ऐसे बयान लेकर के आने वाले तुम, सीमाओं को जो सुरक्षित करने से रोकने वाले भी तुम, तुम्हारे ही लोग, सब कुछ हो। तो ये स्थानीय लोगों की समझ से तो ये बात बिल्कुल दूर होती है, बिल्कुल परे होती है। बात दूसरी आती है कि वहाँ पे जो अभी क्या चल रहा है, लोग सरकार वहाँ पर हर तरह की राशन से लेकर के और आर्थिक मदद मुहैया करा रही है, लोगों को उपलब्ध करा रही है। लोग अभी, अगर आप महिलाओं की वीडियो, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं और वो आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे देख भी रहे होंगे कि अपनी इस तरह की मांगें सुने जाने के बाद, पूरी होने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास अब सिर्फ एक विस्थापन की समस्या है जो अभी अनसुलझा हुआ एक फैक्टर बचा हुआ है जोशीमठ में। रही बात उसके कच्चे पक्के होने की, वो दरक रहा है नहीं दरक रहा है, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर से कहूँगा कि जोशीमठ एक भूस्खलन से तैयार हुई ज़मीन पर बना हुआ एक शहर है, जहाँ पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे, जैसे ह्यूमन इंक्रोचमेंट ही मैं कहूँगा, वैसे वैसे वहाँ पर उसकी क्षमता का दोहन होता रहा। वरना उत्तराखंड, जो कि अगर मैं हिमालय कहूँ, जो भी तैयारी हो रहा है, उत्तराखंड तो कहीं से भी दरक रहा है। मैं अभी एकदम से, आप सब खबरों में भी देखने लगे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये तो पूरा उत्तराखंड दरक रहा है, लेकिन ये असलियत नहीं है। मेरा गांव साल 1998 की ऐसी बाढ़ आई थी, ऐसा भूस्खलन हुआ था कि वो हर साल जब बारिश आती है तो पूरा गांव एक किनारे पे दुबक जाता है। ये पता नहीं चलता है कि ये गांव आज बह जाएगा नहीं। ये पर्यावरण युद्ध वहाँ पर क्यों नहीं है? साल 98 छोड़िए, आज भी वहाँ पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, रेल वहाँ पर नहीं जा रही है। तो जहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे मोदी जी रेलवे नहीं ले जा रहे हैं, वहाँ क्या पहाड़ नहीं दरक रहे हैं? ये हमारे पर्यावरणविद ये बातें क्यों नहीं करते हैं? तो पहाड़ों की तो प्रकृति है। ये मध्य प्रदेश का पहाड़ थोड़ी ही है, बिहार या उत्तर प्रदेश का पहाड़ है, चट्टानें थोड़ी ही, ये मिट्टी से बना हुआ पहाड़ है। इस पहाड़ के भीतर तो आप वरुणावर्त पर्वत को देखिए उत्तरकाशी में, जब वो खिसक गया था तो वहाँ पे क्या कोई रेलवे टनल लग रही थी? ये तो उस पहाड़ की प्रकृति है कि वो खिसक जाता है, दरक जाता है। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? जो कि भारी होटल, बहुत कठोर ये बातें सुनने में लगेंगी और मैं इसको रिपीट भी करूँगा। वहाँ पे जो होटल जब तैयार हो रहे थे, जब कमर्शलाइजेशन शुरू हो रहा था, उस वक्त हम लोगों ने कितना ध्यान रखा कि इस होटल को, इस बिल्डिंग को इतना बड़ा बनना है, नहीं बनना है। अभी वहाँ पर 2-3 होटल हैं जिनको गवर्नमेंट ने मार्क किया है, जिनको चिन्हित किया गया है कि इन्हें टूटना चाहिए, जो कि प्रभावित भी हैं। आप कुछ ऐसे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें स्थानीय लोग, जोशीमठ के लोग ही कह रहे हैं कि इन भारी निर्माणों की वजह से अगर ये टूट जाते तो थोड़ा बहुत उन्हें राहत मिलती।
लेकिन जब उन्हें तोड़ने की बात आ रही तो तब सत्ता के खिलाफ लोगों को करना तो सबसे आसान होता है, सड़क पर लोगों को भड़का देना तो सबसे आसान काम होता है। समाधान की बात कॉमरेड तो कम से कम या कम्युनिस्ट तो कम से कम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में अगर एजिटेशन बना रहेगा तो उनका काम उतना ही सॉल्व होता जाता है, उतना ही आसान होता जाता है। पॉलिटिकल माहौल बनता है, साल 2024 में चुनाव भी आने वाला है। दूसरी तरफ एक वो नया सुकरात, कांग्रेस का सुकरात सड़क पे उतरा हुआ है, राहुल गांधी। उसकी यात्रा पता नहीं क्यों उत्तराखंड को टच नहीं कर रही है, जोशीमठ को टच नहीं, या हो सकता है उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि उनका काम तो वहाँ पे बन ही रहा है, अभी लोगों को मत छेड़ो या उनको छेड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रणनीति तैयार हो रही होगी उसी हिसाब से। तो ये समाज की जो त्रासदी है, इन्हें कैश करना राजनीतिक हितों के लिए और अपने निजी एजेंडा के लिए, ये तो बहुत आम हो गया है। जब तक लोग जोशीमठ के लोगों की बात करना शुरू करते हैं तब तक इनका एजेंडा वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो जो मूल मुद्दा रहता है वो कहाँ छूट जाता है किसी को पता नहीं चलता है। रही बात विस्थापन को लेकर के, लोग थोड़ा सा जो संशय है तो इसके जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए तो कांग्रेस का ही एक फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, साल 1962 का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, कांग्रेस किस तरह से लोगों को विस्थापित किया करती थी। साल 1962 में हिमाचल में चंडीगढ़ एक जगह थी, तो लेप्चा नाम की जगह थी। जो वहाँ के लोग थे उनको कहा गया कि भाई आर्मी आने वाली है, गोली बारूद चलने वाला है, तो तुम लोगों को विस्थापित किया जाना चाहिए। लेप्चा के लोगों को उन्होंने पूछा कि भाई, तो इंदिरा गांधी से पूछा हमें कहाँ विस्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने बोल दिया आपको तो चंडीगढ़ विस्थापित किया जाएगा। लेप्चा के लोगों के लिए सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्हें एक ऐसी अनजान सी जगह से उठा करके चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया जाता। लेकिन जब विस्थापन की बात आई तब क्या हुआ? विस्थापन की बात के वक्त उन लोगों को उसी लेप्चा नाम की जगह से 50 किलोमीटर दूर कहीं ले जा करके बसा दिया गया, और कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी का जो शासन था उस वक्त, उन्होंने उस जगह का नाम चंडीगढ़ रख दिया। तो कांग्रेस कुछ इस तरह से विस्थापित किया करती है लोगों को। तो कम से कम आज के टाइम में ये कोई ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम आज के टाइम पे ऐसी कंडीशन तो हमारे सामने नहीं है विस्थापन के नाम पे। गवर्नमेंट अपना टाइम लेती है, जो ले रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है जितने भी हमारे बयान, हमारे विशेषज्ञ जो कुछ भी कह रहे थे जोशीमठ में निर्माण को लेकर के, या कुछ भी सरकारी या बाबूशाही अफसरशाही को भी लोग काफ़ी दोष दे रहे हैं, हो सकता है इन प्रोसेस में टाइम ज़रूर लिया गया हो बहुत ज़्यादा, लेकिन कम से कम स्थिति के भयावह होते ही कुछ फैसले तो सरकार ले रही है, ठहर कर ले रही है, सोच समझ कर ले रही है। हमें उन फैसलों पे भी यकीन करना चाहिए। ये नहीं कि तुम विरोध किसके लिए कर रहे हो कि पता नहीं भाई किसके लिए कर रहे हैं। कम से कम जोशीमठ में अब तो यही स्थिति है। आपको मुआवजे की बात की गई है, आपको विस्थापन को लेकर के दिलासा दिया जा रहा है, आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके विस्थापन को लेकर के कमेटी, समितियाँ, कुछ समाधान निकाला जाएगा। तो जब ध्वस्त करने की बात आई, बड़े निर्माणों को ध्वस्त करने की बात आई, उसके भी खिलाफ लोगों को कर दिया गया कि इन भवनों को भी ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। तो समाधान क्या है? एनटीपीसी मुर्दाबाद के नारे समाधान है क्या जोशीमठ का? ये तो स्थानीय लोगों को भी सोचना चाहिए। क्या ये उनका हित है? ये उनका हित कहा जा सकता है कि तुम सारे समाधानों को छोड़ करके एनटीपीसी को मुर्दाबाद के नारे लगाओ? रही बात दूसरा, जो एक फॉल्ट लाइन सभी लोगों में, एक इंसानी मानवीय प्रवृत्ति भी मैं इसे कहूँगा, जब भी उत्तराखंड में आपदाएं आई और उसके बाद मुआवजा मिलने की बात आई तो अक्सर लोग ऐसा करते भी दिखते हैं। उसमें कई किस्म के लोग होते हैं, धार्मिक, विधर्मी, नास्तिक, आस्तिक, कई किस्म के लोग उसमें होते हैं। भूकंप आती है, मुआवजा मिलने की बात आती है तो लोग अपने ही घरों पे कुदाल चलाते हुए देखे जाते हैं। 2013 की आपदा की बात आपने कई लोगों ने देखा होगा। आप लोग बोलिए मत, खुली जुबान से कोई नहीं बोलेगा, शायद मैं बोल रहा हूँ तो मुझे हो सकता है गालियाँ पड़े इसके लिए, लेकिन हमें कुछ चीज़ें स्वीकार करनी होगी कि ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जिनकी वजह से हमारा मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। हमारा जो दर्द है, हमारा जो तकलीफ़ है, हमारी जो पीड़ा है जोशीमठ के लोगों की, वो पीछे रह जाती है और इन लोगों के मुद्दे आगे आ जाते हैं। मैं तो यहाँ तक भी स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कोरोना महामारी के बाद तो लोगों ने, खासकर लोगों को एक दूसरे के मरने से ही फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका अंतिम संस्कार बाद में हो रहा है, लोग उसके पहले कागज़ लेकर के पटवारी और तहसीलदार के पास चले जाते हैं कि देखो भाई इसका कुछ मिल सकता है क्या। इस तरह की थोड़ा मानवीय प्रवृत्तियाँ हुई हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर तरह के लोग, हर कोई ऐसा ही है, इसी तरह के इंटरेस्ट से बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे लोग हैं और वो हमारे और आपके बीच में ही हैं। हमें ये चीज़ स्वीकार करने में समय नहीं लगना चाहिए। जोशीमठ में क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी हम सबकी निगाह उस पर बनी हुई है। रही बात जोशीमठ के समाधान की, जोशीमठ का समाधान तो
आस्था से लेकर के और विज्ञान दोनों में ही छुपा हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम इन लोगों को ढूंढना आना चाहिए कि जो हमारे बीच में रह कर के ही हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या गलत। खासकर पहाड़वाद की बात वो लोग ना करें जिन्होंने बाप जन्म कभी पहाड़ नहीं चढ़े। देहरादून या बेंगलुरु में या मुंबई में रहने वाले लोग तो ये ना ही बताएं कि हिमालय के लोग या उत्तराखंड के लोगों को कितना निर्माण करना चाहिए, कितना नहीं। उन्हें 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 सड़कों की क्या ज़रूरत है, वो वहाँ तो धार्मिक लोग होंगे, मतलब हर कोई धार्मिक। तुम कितने धार्मिक हो भाई मेट्रो सिटी में रहते हुए। तीर्थ के नाम पर जोशीमठ का मुद्दा थोड़ा सा गरमाया हुआ है, लेकिन तीर्थ में ही जाकर के देखिए कि जब हम ही लोग वहाँ पे टूरिस्ट की तरह जाते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है, क्या हम एक तीर्थयात्री की तरह वहाँ पे जाते हैं। ये सब माहौल बनाने के काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना आना और उस पर कई जगह पर हमें पता होना चाहिए कि मामला सिर्फ तीर्थ नगरी तक का ही नहीं है, मामला राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, मामला सिर्फ जोशीमठ की वर्तमान स्थिति का नहीं है, ये मामला पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत का भी है। इसलिए हमें इन चीज़ों से जो लोग इसे कैश करने की कोशिश कर रहे हैं उनका टूल बनने से बचना चाहिए, और ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो लोग कल क्या बात कर रहे थे और आज क्या बात कर रहे हैं, जोशीमठ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स के वीडियोस भी उसमें मौजूद हैं, और विस्तृत समीक्षा भी पूरे मामले की आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट thepamphlet.in पे भी जाकर के आप सारे रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स इससे संबंधित पढ़ सकते हैं। देखते रहिए द पैम्फलेट। दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद।